हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम चैप्टर डील कर रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें का हमने 2.3 तक का जो पोर्शन है वो कवर कर लिया है। आज हम 2.4 द रिवॉल्यूशनरीज और 3.1 द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848 एंड द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, इतना सारा जो पोर्शन है वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इस लेक्चर में। तो अभी हम टॉपिक डील कर रहे हैं 2.4 द रिवॉल्यूशनरीज। देखिए, एक बार आपको फिर से याद दिला देता हूँ। फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ। रिवॉल्यूशन होने के बाद वहाँ का जो राजा था बर्बन डायनेस्टी, बर्बन घराने का वहाँ पर राज चलता था, उसको हटा दिया गया और हटाने के बाद वहाँ पर डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट किया गया। लेकिन वो जो डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट है वो डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। उसके बाद वहाँ पर नेपोलियन जो बहुत परिचित है, सम्राट नेपोलियन का राज आया। उसने वहाँ पर फिर से मोनार्की लाई और मोनार्की लाने के बाद नेपोलियन ने अपना राज वहाँ पर चलाया। नेपोलियन को हरा दिया गया 1815 में। हमने देखा ये पार्ट कि नेपोलियन को उसका पराभव किया गया। ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, इन चारों ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। और उसके बाद यूरोप में, पूरे यूरोप में कॉन्जर्वेटिज्म का दौर शुरू हो गया। कॉन्जर्वेटिज्म को हमने कल परसों के लेक्चर में समझ लिया था कि कॉन्जर्वेटिज्म मतलब पुरानी रीति रिवाज परंपराओं को फिर से आगे चलाना, फिर से वही राजा महाराजाओं का राज, फिर से वही पुरानी रीति रिवाज परंपरा वो चलने लगी। तो अब उसमें ट्रीटी ऑफ वियन्ना हुई। वियन्ना में लोग साथ में मिले, जिसमें ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया सब थे। और उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियन्ना में हमने देखा कि वहाँ पर उन्होंने फ्रांस में फिर से बर्बन डायनेस्टी के राजाओं को फिर से वहाँ पर राज दे दिया। ये सारा पोर्शन हमने देखा था। आज हम उसके आगे का पार्ट देख रहे हैं कि ठीक है, आफ्टर 1815 राजा महाराजाओं का राज फिर से आ गया। बर्बन डायनेस्टी का राज वहाँ पे फिर से शुरू हो गया और उन्होंने अलग अलग तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस लाके लोगों के फ्रीडम को कर्ब कर दिया, लोगों को स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया। लेकिन जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो रिवॉल्यूशनरी चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की शुरुआत कर दी। सीक्रेट सोसाइटीज़ उन्होंने बनाए और उन्होंने जो अपनी आइडिया थी, आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी, उस आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी को उन्होंने फैलाना शुरू किया। ये सीक्रेट सोसाइटीज जो थी रिवॉल्यूशनरीज की, क्रांतिकारियों की जो सीक्रेट सोसाइटीज थी, इनका उद्देश्य था कि जो मोनार्कियल फॉर्म है, मतलब फिर से जो राजा महाराजाओं का राज यहाँ पर लाया गया है, उस राजा महाराजाओं के राज को तब फिर से निकाल देना और फिर से वहाँ पर एक देश, एक नेशन की स्थापना करके वहाँ पर क्या करना, फिर से एक बार डेमोक्रेसी को वहाँ पर लाना है। तो इसमें इस रिवॉल्यूशनरीज लोगों में जोसेफ मैज़ेनी, जिनका जन्म हुआ था जिनोवा में 1807 में, ही बिकम द मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बनरी। 24 साल की उम्र थी, उनको एग्जाइल में भेज दिया गया था क्योंकि उन्होंने रिवॉल्यूशन ट्राई किया था लिगुरिया में, तो उनको देश से निकाल दिया था। तो उन्होंने देश से निकाल देने के बाद उन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ वहाँ पे बनाई। एक का नाम था यंग इटली, जो उन्होंने मार्सलेस में बनाई, और एक का नाम था यंग यूरोप, जो उन्होंने बर्न में बनाया। और उनके जैसे ही जो लोग थे, लाइक माइंडेड पीपल, वो उनको वहाँ पर ज्वाइन हो गए। अब ऐसे सीक्रेट सोसाइटी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड सब तरफ बनने लग गए। तो इस तरीके से जोसेफ मैज़ेनी को मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर उस वक्त के लॉर्ड मेटरनिक ने उनको डिस्क्राइब किया था। तो ऐसे रिवॉल्यूशनरीज काम वहाँ पर चलने लगे। सो
जो कॉन्जर्वेटिव रेजिम, जो राजा महाराजाओं का राज चल रहा था, वो राजा महाराजाओं का राज को ख़त्म करके फिर से डेमोक्रेसी लाने के लिए एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से लेके 1848 के पीरियड को एज ऑफ रिवॉल्यूशन बोला जाता है। वहाँ पे यूरोप में बहुत से जगह पर ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। मुस्लिम राजा थे, यूरोप में मोस्टली क्रिश्चियन लोग रहते हैं, राजा मुस्लिम थे, लोग क्रिश्चियन हैं। ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। तो वहाँ पर लिबरल नेशनलिस्ट, जो स्वतंत्रता को मानने वाले लोग हैं, उन स्वतंत्रता को मानने वाले लोगों ने, जिनमें एजुकेटेड मिडिल क्लास था, प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे और मेंबर्स थे, कमर्शियल मिडिल क्लास के मेंबर्स थे, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपनी फिलॉसफी जो है लिबर्टी और फ्रीडम, स्वतंत्रता का विचार सब तरफ फैलाना शुरू किया और इसका अपेक्षित परिणाम भी होने लगा। वहाँ पर फ्रांस में जुलाई 1813 में पहला अपहीवल, जिसको हम बोल सकते हैं, अपहीवल का मतलब है पहला एक बंड, रिबेल, उठाव सरकार के खिलाफ, राजा के खिलाफ वहाँ पे हुआ। और वहाँ पे जो लिबरल रिवॉल्यूशनरीज लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बर्बन राजा को, बर्बन डायनेस्टी के राजा को वहाँ से हटा दिया और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई। एक राजा ही बनाया, लेकिन ये राजा और पहले वाले राजा में फ़र्क था। ये जो राजा था ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था, मतलब ऐसा राजा कि जिसको संविधान का संरक्षण प्राप्त हो, संविधान द्वारा उसको बनाया गया है और जो लिबर्टी और फ्रीडम को मानने वाला राजा है। सो लुई फिलिप्स नाम के एक इंसान को वहाँ पे राजा बनाया गया। अब जो मेटरनिक थे वहाँ पे, वो मेटरनिक ने एक बार ऐसा बोला था कि यूरोप में कैसा है कि अगर फ्रांस को छींक आती है तो सारे यूरोप को सर्दी होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर फ्रांस में छोटी भी चीज़ होती है तो पूरे यूरोप में वो फैल जाती है। फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। सो ऐसे ही हुआ, जैसे ही फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, सेम वे ब्रुसेल्स, बेल्जियम और वहाँ से लेके यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, हर एरिया में यही रिवॉल्यूशन का थॉट जो है, यही रिवॉल्यूशन का थॉट हर एरिया में फैलने लगा। जैसा उन्होंने बोला था कि फ्रांस में तो थोड़ा भी कुछ होता है तो पूरे यूरोप में फैल जाता है। सेम वे जैसे फ्रांस में रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हो गया, वैसे ही पूरे यूरोप के कंट्रीज में रिवॉल्यूशन होने लगा। तो इसका परिणाम हमको कहाँ पे देखने मिला? इसका परिणाम हमको सबसे पहले देखने मिला ग्रीस में। जो ग्रीस की जो कंट्री थी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है, ब्रीफली डिस्क्राइब द ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ग्रीक लोग, ग्रीस जो कंट्री है, वो ग्रीस कंट्री ने इंडिपेंडेंस के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और उन्होंने अपना स्वतंत्रता वो प्राप्त कर ली। अब ग्रीस पे राज्य किसका था? ग्रीस पे राज्य था ऑटोमन एम्पायर पे। अब ये ऑटोमन कौन थे? ऑटोमन तुर्क थे, मुस्लिम एम्पायर थे ये। 15वीं सेंचुरी से ये ग्रीस पर ऑटोमन एम्पायर का राज हुआ करता था। अब ग्रीस के जो रिवॉल्यूशनरी लोग थे, उनमें नेशनलिस्टिक फीलिंग्स जागृत होने लगी। इसके पहले हमने देखा था एक लेक्चर में कि पहले नेशन नाम की कोई चीज़ होती नहीं थी, लेकिन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे नेशन की आइडिया को प्रमोट किया और लोगों को ये समझ में आने लगा कि हम एक देश बन सकते हैं, हम एक देशवासी है। तो ग्रीस में ये नेशनलिज्म की आइडिया सब तरफ फैलने लगी और ये जो नेशनलिस्ट आइडियाज़ फैलाने वाले लोग थे, नेशनलिस्ट जिनको हम बोल सकते हैं, इनको ग्रीस में सपोर्ट मिलने लगा ग्रीक लोगों से। अब ये नेशनलिस्ट लोगों को देश के बाहर निकाल दिया गया था। वो दे वर लिविंग इन एग्जाइल और बहुत सारे अलग अलग टेरिटरी में वो जाके रह रहे थे। उनको लोगों से सपोर्ट मिलने लगा। जो वेस्ट यूरोपियंस थे उनको भी, जो जिनको ग्रीक कल्चर से सिंपैथी थी, ऐसे कुछ यूरोप में रहने वाले विचारवान फिलोसोफर लोग थे कि जिनको ग्रीक के कल्चर से सिंपैथी थी, उनको दया आती थी
ग्रीक के कल्चर के बारे में उनको रिस्पेक्ट था। वो लोगों ने भी ग्रीक के नेशनलिस्ट लोगों को सपोर्ट करना शुरू किया। जो पोएट और आर्टिस्ट लोग थे, वो पोएट और आर्टिस्ट लोग ने क्या किया, ग्रीस को एक ऐसा देश बताया कि दैट इज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्रेडल का मतलब क्या होता है, पालना। पालना, हम जैसे बच्चे होते हैं तो पालने में पलते हैं। तो इन लोगों ने, आर्टिस्ट लोगों ने और पेंटर लोगों ने क्या दिखाया, ग्रीस को ये दिखाया कि ग्रीस ऐसा देश है जहाँ पे से पूरी यूरोपियन सिविलाइजेशन जहाँ छोटे से बड़ी हुई है। सो ऐसे ग्रीस को फ्री करना सारे यूरोप के लोगों को ये ज़रूरी लगा। और फिर कुछ इंग्लिश पोएट थे जैसे लॉर्ड बायरन वगैरह थे, उन्होंने फंड जमा किया और वो बाद में युद्ध लड़ने भी गए। और फिर क्या हुआ, ये जो मुस्लिम एम्पायर था ग्रीस में, इस मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ वहाँ पर लड़ाई हुई और रिवॉल्यूशन हुआ और ऑटोमन एम्पायर जो है वो ऑटोमन एम्पायर वहाँ से हट गया। और फाइनली कॉन्स्टेंटिनोपल में 1832 में एक ट्रीटी हुई और उस ट्रीटी में एक ऐसा समझौता हुआ। उस समझौते में ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा वहाँ पर दिया गया। अब ग्रीस जो है वो पूरी तरीके से ऑटोमन एम्पायर से फ्री होकर अपना एक देश बन चुका था। अब ये जो देश की संकल्पना है, ये देश की संकल्पना पहले नहीं थी, अब धीरे धीरे लोगों को ये संकल्पना जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई। लोगों को बताया गया कि अरे भाई देखो, नेशन ऐसा होता है, टेरिटरीज, एम्पायर्स, राजा महाराजा और हम उनकी प्रजा, ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। हम एक विचार वाले लोग हैं, जो वो एक विचारधारा से हमको जीना चाहिए। तो ऐसी भावना, देशभक्ति की भावना और देश की भावना जागरूक करना, इसको बोला जाता है नेशनलिज्म। अब ये नेशनलिज्म क्या एक दिन में डेवलप हुआ क्या? ये नेशनलिज्म एक दिन में डेवलप नहीं हुआ। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। क्या एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पे हमला कर दे और फिर उसको जीत ले और फिर अपने राष्ट्र को बढ़ाए, क्या इससे नेशनलिज्म बढ़ता है क्या? नहीं, नेशनलिज्म इससे नहीं बढ़ता, सिर्फ वॉर से नहीं बढ़ता। तो नेशनलिज्म कैसे बढ़ता है? नेशनलिज्म को बढ़ाने में कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो महाकाव्य है, उन महाकाव्य ने आज हमारे देश को बांध के रखा है। आज देश में कहीं पर भी जाओ, रामायण है, महाभारत है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। और इस सांस्कृतिक धरोहर ने हमको बांध कर रखा है, हमको एक नेशन बना कर रखा है। नेशन की पहचान हमको इन्होंने दी है। सो हमारा जो कल्चर है, सनातन कल्चर और या जो भी हम उसको बोलेंगे, उस कल्चर ने हमको एक आइडिया ऑफ नेशन दी है। हमारा जो आर्ट है, हमारी जो पोएट्री है, हमारी पोएट्री ने, आर्ट ने हमको एक नेशन का आइडिया हमारे मन में धीरे धीरे डेवलप किया है। क्योंकि ये जो आइडिया है ये इनबॉर्न तो होता नहीं, पैदा होते से हमको नेशन के बारे में आइडिया नहीं होती, लेकिन ये नेशन का आइडिया धीरे धीरे हमारे सोसाइटी ने, हमारे कल्चर ने, हमारे पोएट्री ने, हमारे आर्टिस्ट ने वो क्या किया है, हमारे मन में डेवलप किया है। तो ऐसा ही एक जो प्रयास यूरोप में हुआ, जिसमें आर्ट, कल्चर, पेंटिंग, स्टोरी, म्यूजिक, इसके माध्यम से नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो है, देशभक्ति की भावना को बढ़ावा दिया गया और उसका नाम रखा गया रोमांटिसिज्म। ये रोमांटिक इमेजिनेशन उसको बोला जाता है। रोमांटिसिज्म क्या है? रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट है विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स। देश की भावना को बनाने के लिए एक कल्चरल मूवमेंट चलाया गया। जानबूझकर ऐसी कविताएं लिखी गई, जानबूझकर ऐसे पेंटिंग्स बनाए गए, जिसके वजह से लोगों में देशभक्ति की भावना जो है, वो देशभक्ति की भावना जागरूक हो पाए। सो ऐसे कल्चरल मूवमेंट को बोला गया है रोमांटिसिज्म।
रोमांटिसिज्म ने क्या किया, उन्होंने फोकस किया इमोशंस पर, फोकस किया इंट्यूशंस पे, फोकस किया मन की अंतरंग भावना जो है उस पर फोकस किया, मिस्टिकल्स फीलिंग्स पे फोकस किया, और उन्होंने साइंस और रीजंस इस भावनाओं को नकार दिया, और उन्होंने इंसान की जो भावना है जैसे इमोशंस है, इंट्यूशंस है, उन भावनाओं को बढ़ावा के देकर देशभक्ति की भावना उनके मन में जागरूक करने की कोशिश की। इसको बोला गया है रोमांटिसिज्म। अब रोमांटिसिज्म में क्या हुआ, रोमांटिसिज्म में एक सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि जो भावना मेरे मन में है वही भावना तुम्हारे मन में है, वही भावना हमारे देश के ज़्यादातर लोगों के मन में होनी चाहिए। ऐसी एक कलेक्टिवनेस, एकत्रित भावनाएं पैदा करने की कोशिश की। तो उसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया हेरिटेज का मतलब संस्कृति का और कल्चरल पास्ट का। इसका इस्तेमाल करके उन्होंने नेशन की भावना को बढ़ावा दिया। उस जमाने में और भी कोई लोग थे रोमांटिक्स बोला गया उनको। वो रोमांटिक्स जैसे जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्रीड हर्डर थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक व्याख्या रखी सामने। ही क्लेम दैट द ट्रू जर्मन कल्चर कुड बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। वो बोले अगर आपको जर्मनी की संस्कृति को जान लेना है तो आपको जर्मनी के कॉमन लोगों तक जाना पड़ेगा। एंड द जर्मन कल्चर, ट्रू जर्मन कल्चर लाइज विथ द कॉमन पीपल। ये कॉमन लोगों में जो फोक सॉन्ग्स होते हैं, लोकगीत होते हैं, फोक पोएट्री होती है, कथाएं कविताएं होती है, फोक डांसेस होते हैं, इन सब का इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया, नेशन के स्पिरिट को जागरूक करने के लिए उन्होंने लोकगीत, लोक कला, लोक नृत्य इसका इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया, जर्मनी में राष्ट्रभक्ति की भावना को जागरूक करना शुरू किया। ये जर्मनी में काम करने वाले रोमांटिक्स थे। जो रोमांटिसिज्म की फिलॉसफी को मानते हैं उनको हम रोमांटिक्स बोलते हैं। सो 1744 से 1803 ये उनका कार्यकाल है, जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्रीड हर्डर। तो इन्होंने राष्ट्रभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए लोकल लैंग्वेज, लोकल गाने, लोकल पोएट्री, फोक डांस इसका इस्तेमाल किया, और उन्होंने जोर दिया ऑन वर्नैक्युलर लैंग्वेज which is important to take the nationalist message to large number of people who were mostly illiterate। देखिए, आप बहुत सोफिस्टिकेटेड भाषा में, बहुत अच्छी भाषा में, हाई फाई लैंग्वेज में अगर आप लिखोगे तो वो देश के ज़्यादा जनता तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि देश की ज़्यादातर जनता ये इलिटरेट हुआ करती थी उस ज़माने में। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो लिखना है, जो गाने हैं, जो संगीत है, वो लोगों की वर्नैक्युलर लैंग्वेज, जो बोली भाषा है लोगों की, गावरान भाषा जिसको हम बोलते हैं, ऐसे बोली भाषा में उन्होंने अपने संदेश जो है वो नेशनलिज्म के संदेश वो देना शुरू किया। उसके वजह से क्या हुआ, उसके वजह से ज़्यादा लोगों तक ये नेशनलिस्टिक फीलिंग जो है वो पहुंचने लगी। अब लोगों में कुछ आर्ट के फॉर्म्स जो है, कला के जो प्रकार, वो कला के प्रकार, आर्ट फॉर्म्स वो पॉपुलर हुआ करते थे, जैसे कि ओपेरा है, म्यूज़िक है, म्यूज़िक के प्रोग्राम हैं, और पोलैंड में वो बहुत पॉपुलर हुआ करते, पोलैंड नाम के कंट्री में। और तो उन्होंने क्या किया, जो फोक डांसेस है वो फोक डांसेस को नेशनलिस्ट सिंबल बनाया कि ये हमारे देश की जो है, ये हमारे देश की धरोहर है और ये हमारे देश का सिंबल है। तो इस तरीके से उन्होंने रोमांटिक्स लोगों ने क्या किया, देशभक्ति को, भावना को जगाने के लिए लोकगीत, लोक नृत्य, लोगों की भाषा इसका ही इस्तेमाल करके उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नेशनलिस्ट
पेट्रियोटिक फीलिंग्स जो है वो फीलिंग्स और नेशन क्या होता है इसकी भावना उन्होंने पहुंचानी शुरू की। और ये सारा जो प्रयोग है इस प्रयोग को रोमांटिसिज्म बोला जाता है। अब इसमें लैंग्वेज का भी अपना इम्पोर्टेंस है। क्या होता है कि हमारी लैंग्वेज के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी होती है। जब हमको लगता है कि हमारी भाषा नष्ट होने पर है, तब हम लोग हमारी भाषा को बचाने के लिए जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। क्या हो गया, रशिया ने ऑक्युपाई कर लिया यूरोप के बहुत सारे हिस्से पर, और उन्होंने क्या किया, जो पोलैंड में पोलिश लैंग्वेज बोली जाती थी, पोलैंड की लैंग्वेज पोलिश लैंग्वेज थी, वो पोलिश लैंग्वेज बोली जाती थी। उन्होंने रशिया ने क्या किया, रशिया ने पोलिश लैंग्वेज को हटा दिया और रशियन लैंग्वेज को इम्पोज किया। हर जगह रशियन लैंग्वेज बोलना जरूरी है, स्कूल में रशियन लैंग्वेज, बुक्स रशियन लैंग्वेज में। तो रशियन रूल तो क्या हुआ, सब तरफ लोगों को ये लगने लगा कि हमारी लैंग्वेज जो है वो खतरे में है, पोलिश लैंग्वेज। तो क्या हुआ, 1831 में एक आर्म्ड रिबेलियन हुआ, मतलब एक उठाव हो गया, एक क्रांति हो गई, सशस्त्र क्रांति की, शस्त्रों को साथ में लेकर। और इस क्रांति को रशिया ने क्या कर दिया, रशिया ने इस क्रांति को क्रश कर दिया, उसको दबा दिया। पोलैंड में को फ्री करने के लिए एक सशस्त्र क्रांति हुई 1831 में, लेकिन रशिया ने उस पोलैंड को फ्री करने के लिए जो क्रांति हुई थी उसको दबा दिया गया। अब बहुत सारे मेंबर्स थे जो पोलैंड में रहने वाले रिवॉल्यूशनरी मेंबर्स थे। दे बिकम द मेंबर्स ऑफ क्लर्गी। क्लर्गी मतलब चर्च जैसा होता है, धर्म संस्था, उसके वो मेंबर बन गए। एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लैंग्वेज को एक वेपन बनाकर, लैंग्वेज को शस्त्र बनाकर, वहाँ पर जो रिलीजियस गैदरिंग्स वगैरह होते थे, वो रिलीजियस गैदरिंग में जब लोग आते थे तो उनको देश को स्वतंत्र करने के लिए उनको वहाँ पर जानकारी देना शुरू कर दिया पोलिश लैंग्वेज में। सो पोलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रीजनल इंस्ट्रक्शंस। तो धीरे धीरे रशिया को ये बात पता चली, तो रशिया ने क्या किया, बहुत सारे प्रीस्ट, बहुत सारे बिशप्स जो चर्च में होते हैं, पादरी फादर होते हैं, उनको जेल में डालना शुरू किया या फिर उनको साइबेरिया में भेजना शुरू किया। पहले क्या होता था रशिया में, कोई अगर सरकार के खिलाफ काम करता है तो उन लोगों को पकड़ के एक तो जेल में डाल देते थे या फिर साइबेरिया में भेजते थे। साइबेरिया में 0 डिग्री के नीचे वहाँ पर टेम्परेचर हुआ करता था, तो वहाँ पे उन लोगों का रहना मुश्किल हो जाता था। वहाँ पे उनको जेल में रखते थे और उनको पनिशमेंट दिया जाता था। तो रशियन अथॉरिटीज़ ने बहुत सारे लोगों को, पोलिश रिवॉल्यूशनरीज को साइबेरिया में भेजना शुरू कर दिया और वहाँ पे उनको पनिशमेंट दिया। तो उन लोगों को पूछा कि भाई आप रशियन लैंग्वेज में लोगों को प्रीच करोगे क्या, लोगों को जो बताना है धर्म का ज्ञान रशियन लैंग्वेज में बताओगे क्या। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, हम तो पोलिश लैंग्वेज में बताएंगे। तो फिर उनको वहाँ पे क्या हो गया, उनको वहाँ पर पनिशमेंट दिया गया। सो लैंग्वेज की वजह से पनिशमेंट मिली कि आप पोलिश लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते तो आपको पनिशमेंट। तो इस तरीके से क्या हुआ, यूज ऑफ पोलिश बिकम द सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस, कि अगर आपको रशिया के खिलाफ स्ट्रगल करना है तो पोलिश लैंग्वेज